नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लाइफ सक्सेस में। जैसे कि हम भारतीय संविधान एम लक्ष्मीकांत की बुक को कर रहे हैं, ठीक उसमें हमने 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। 7 चैप्टर का पहला पार्ट आप देख चुके हैं, ये सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हमने मूल अधिकारों की पृष्ठभूमि व उसके बैकग्राउंड को हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को और तर्कों को जाना। ठीक उसके आगे की जो हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में अच्छे तरीके से डिटेल से जानेंगे। तो हमारे पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन एक हमारा अधिकार जो था संपत्ति का अधिकार, उसे हटाकर कहाँ 300A में विधि के अधिकार में डाल दिया गया है। ठीक, तो हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पहला हमारा समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी का अधिकार, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18। सेकंड है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोशन, ठीक 23 से 24 तक, आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24 तक। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28 तक। सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, इसमें है आर्टिकल 29 से 30 तक। उसके बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमिडेस, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। ठीक, अभी ने हम अच्छे डिटेल से जानेंगे। जैसे पहला है हमारा समता का अधिकार। समता का अधिकार में आर्टिकल 14 में दिया हुआ है हमारा विधि के समक्ष समता। ठीक, विधि मतलब कहते हैं कानून को। इसमें क्या कहा गया है, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति के विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति हो जो भारत में निवास करता हो, चाहे वो विदेशी हो या भारतीय हो, ठीक किसी के लिए भी, सबके लिए समान संरक्षण है, समान विधि का मतलब कानून है। ठीक, इसे लिया गया है ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया है? इसका अवधारणा को ब्रिटेन से लिया गया है। और ऐसा कोई भी व्यक्ति दंडित नहीं होगा जिसने विधि का उल्लंघन नहीं किया हो। ठीक, अब इसका जो है विधि के समान संरक्षण मतलब इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, इसका जो सकारात्मक विचार है और सकारात्मक भेदभाव भी कहा जाता है। सकारात्मक भेदभाव का विचार किसे? विधि के समक्ष समता को। आगे देखते हैं। लेकिन समान लोगों के साथ समान व्यवहार करना, असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार करना, मतलब जो जैसा व्यक्ति है उसके साथ वैसा व्यवहार करना, ये भी हमारे विधि के समक्ष समता। सकारात्मक भेदभाव के अनुसार समानता का विचार भेदभावपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह भेदभाव तार्किक होना चाहिए। कहीं पर भी अगर हमें भेदभाव करना है तो वो भेदभाव हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक तर्क होना चाहिए कि किस लिए हम भेदभाव कर रहे हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब इसका कुछ अपवाद भी है। विधि के समक्ष समता के कुछ अपवाद हैं। वो अपवाद क्या है? राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध परमादेश जारी नहीं किया जा सकता। मतलब अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल ने आपका ये विधि के समक्ष समता, ये फंडामेंटल राइट आपसे छीन लिया है, तो उनके खिलाफ आप रिट जारी नहीं कर सकते। ठीक, उपरोक्त संदर्भ में उत्तरदायित्व के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कार्यवाही नहीं की जा सकती। मतलब राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए आप किसी भी न्यायालय में याचिका दायर नहीं कर सकते। अनुच्छेद 361 में ऐसा विवरण है। ठीक, किसी भी विदेशी संस्था, यूएनओ या एजेंसी,
ठीक, न्यायालयों की सिविल अथवा आपराधिक अधिकारिकता से मुक्ति प्रदान करता है। अब जो हमारे न्यायालय हैं या फिर कोई संस्था है, ये इन्हें जो है न्यायिक प्रदान करता है, इन्हें जो है मुक्त करता है इस अधिकार से। ठीक, भारत में संसदों और विधायकों को भी अनेक विशेषाधिकार प्राप्त हैं। ठीक, क्या क्या विशेषाधिकार प्राप्त हैं कि वो चुनाव के समय पर आपके अधिकार छीन सकते हैं, इसमें बदलाव कर सकते हैं। किस किस आर्टिकल में? संसद को 105 के तहत और विधायिका को 194 के तहत। ठीक, और 361 कै के तहत मीडिया को भी ये विशेष अधिकार प्राप्त है कि आपका विधि के समक्ष समता का अधिकार जो है वो छीन सकती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा आर्टिकल 15। 15 में क्या कहा गया है? धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति या जन्म स्थान के आधार पर विभेद या प्रतिषेध। विभेद या प्रतिषेध से अगर हम यहाँ समझें तो किसी भी, चाहे वो कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी मूल वंश का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो या किसी भी कहीं भी उसका जन्म स्थान हो, उसके आधार पर उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बात इसमें कही गई है। फिर आर्टिकल 51 में देखें तो राज्यों के द्वारा नागरिकों के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे महिलाओं को मातृत्व अवकाश दिया जाना, मतलब राज्य के, ये तो बात कही गई हमारे केंद्र के लिए। अब यहाँ राज्य के लिए ऑर्डर दिया गया है, राज्य के लिए ये बात कही गई है कि वो कहीं पर भी, चाहे कोई भी महिला हो, व्यक्ति हो, कोई भी हो, जहाँ जो अवकाश होता है सभी जगह वो अवकाश होगा। जैसे महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश दिया जाता है, जैसे कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तब उसको उससे पहले लीव दे दी जाती है। ठीक, तो उसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15(2) देखें तो रह सकता है, कारोबार कर सकता है, दुकान खोल सकता है, कुएं तालाब खुदवा सकता है, इस चीज़ के लिए कोई रोक टोक नहीं है। ठीक, और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है अस्पृश्यता को अंत करना, अस्पृश्यता को अंत करना। ठीक, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 15(3) में कहा गया है कि राज्य के द्वारा महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। मतलब किसी भी राज्य में अगर महिलाओं के लिए या बच्चों के लिए कोई स्पेशल उद्यान बनाया जाता है तो यहाँ पर जो है किसी भी तरह का उल्लंघन नहीं है। किस चीज़ का उल्लंघन नहीं है? समता का कोई उल्लंघन नहीं है। ठीक, अनुच्छेद 15(4) ये पहले संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, जिसमें मीडिया को यह अधिकार दिया गया। ठीक, मीडिया के अधिकार दिया गया था। अब इसके लिए एक केस हुआ था जिसका एक आधार था। क्या आधार था इसका? कि मद्रास राज्य बनाम चंपायन दोराइन मामले का निर्णय था। मद्रास राज्य बनाम चंपायक दोराइन मामला था। ठीक, इसमें इसके तहत क्या कहा गया था कि राज्य के द्वारा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों, SC, ST के उत्थान के लिए किए गए उपाय समानता के अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। वहीं अनुच्छेद 29(2) के विरुद्ध होगा। अगर इसे हम देखें तो ये आर्टिकल 29(2) के विरुद्ध है। लेकिन अगर हम बात करें, ये मामला क्या था? चंपायन दोराइन जो थी, एक महिला थी। ठीक, वो मद्रास राज्य में जाती है बसने के लिए, उसके साथ कुछ सामाजिक भेदभाव किए जाते हैं। ठीक, क्योंकि जो पिछड़े वर्ग के लोग थे उन्हें अच्छी सुविधा, अलग सुविधा थी, और जो अदर लोग थे उन्हें अलग सुविधा थी। तो वो ये केस होता है। ठीक, मद्रास कोर्ट में जो है
वो अर्जी डालती है, तो उसके तहत कोर्ट ने ये जो है यहाँ पर ये निर्णय दिया था। ठीक, अनुच्छेद 15(1) और अनुच्छेद 15(2) इसका दूसरा अपवाद है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 15(5) में जो है, इसके बाद 15(5) भी है। 15(5) 93वें संविधान संशोधन 2005 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक ठीक, 2005 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें क्या क्या किया गया? इसमें किसी भी शैक्षिक संस्थान सरकारी व गैर सरकारी में नामांकन हेतु पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। देखिए, किसी भी स्कूल में विशेष प्रावधान दिए जाते हैं पिछड़े वर्गों के लिए, SC ST OBC के लिए। क्यों? वो आर्टिकल 15(5) में दिया हुआ है। ठीक, कि इनके लिए सीटें आरक्षित होंगी, इस तरीके का। इसका अपवाद क्या है? अपवाद की अगर हम बात करें तो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान एवं निजी शिक्षा संस्थाएं कम होने का कारण। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय ने 2008 में इसे बैन कर दिया। लेकिन ये जो है पहले था, लेकिन अब जो है शैक्षिक संस्थान काफ़ी विकसित हो गए हैं और सभी जगह काफ़ी हो गए, तो 2008 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे बैन कर दिया। ठीक, अगर हम अनुच्छेद 15 की प्रकृति देखें तो यह नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है। किसके लिए है? भारत के नागरिकों के लिए है, विदेशी नागरिकों के लिए नहीं है। ठीक, पिछड़े वर्गों की पहचान करने की अगर बात आती है तो किस तरीके से उन्हें पहचाना जा सकता है? ठीक, तो संविधान के अनुच्छेद 340 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग और उनकी पहचान के लिए एक आयोग की स्थापना की जाएगी। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 340 में। ठीक, तो क्या होता है, 1955 में कांग्रेस के द्वारा एक समिति का गठन होता है, एक आयोग का गठन होता है, काका कालेलकर आयोग। काका कालेलकर आयोग इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे काका कालेलकर थे। ठीक, उसके बाद दूसरी समिति बैठती है हमारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जिसे विदेशभरी मंडल कहते हैं। ठीक, अब विदेशभरी मंडल क्या कौन था? क्योंकि इसके अध्यक्ष जो थे वो विदेशभरी जी थे। ठीक, अब इन दोनों ने मिलकर 3 मानकों का प्रयोग किया। किन किन का? सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक। अब इसके आधार पर इन्होंने कितनी जातियां 3,743 जातियों को पिछड़ी जाति की श्रेणी में किया। कितनी? 3,743 जातियों को पिछड़ी जातियों में बताया। ठीक, उसके बाद आर्टिकल 16 देखते हैं। आर्टिकल 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अब आर्टिकल 16 लोक नियोजन मतलब नौकरी या कोई कारोबार, इसके लिए समानता। ठीक, किसी भी व्यक्ति का कल्याण करने के लिए उसे समान देखना होगा। ठीक, तो आर्टिकल 16(1) की अगर हम बात करें तो 16(1) में राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी, ये बात कही गई है। ठीक, कि कोई भी व्यक्ति हो, वो चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, कहीं से भी आया हो, कहीं भी हो। ठीक, राज्य के अंतर्गत सभी नागरिकों के लिए समान अवसर होंगे, समान उनका पदोन्नति होगी, समान रूप से उनकी नियुक्ति होगी। ठीक, वहीं आर्टिकल 16(2) में कहा गया है कि राज्य के अधीन नियुक्ति और रोजगार में किसी भी नागरिक के साथ केवल जाति, धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निकाय के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखिए, जो पहले बात कही गई थी वही बात इसमें कही गई है, लेकिन इसमें लोक नियोजन की बात की गई है। ठीक, अवसर की बात की गई है। और पहले किस चीज़ की बात की गई थी? आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 15 में भेदभाव की बात की गई थी। ठीक, दोनों में लोक नियोजन के अवसर की समानता की गारंटी है। ठीक, दोनों आर्टिकल में दोनों गारंटी है। ठीक, केवल विस्तार केवल राज्य के अधीन नौकरियों तक ही होगा, संविदा और निजी क्षेत्र में लागू नहीं होगा ये।
ठीक। अफसर की क्षमता योग्यता का निर्मूलन नहीं, मानसिक शारीरिक योग्यता आवश्यक है। इसमें ये बात साफ कही गई है कि अफसर के लिए योग्यता निर्मूलन नहीं है, आपके मानसिक विकास भी होना चाहिए, मानसिक शिक्षा भी होनी चाहिए, वो भी आवश्यक है। ठीक। वहीं 16(3) में कहा गया है कि संसद के द्वारा ऐसी विधि का निर्माण किया जा सकता है जिसके द्वारा संघ अथवा राज्य सरकार की सेवाओं को प्रदान करने में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी जा सकती है। हिमाचल प्रदेश, कहाँ के लिए याद रखना, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, कितने हैं ये? 4 राज्य हैं। इनके लिए ये विशेष प्रावधान किया गया है। क्या? कि संसद के द्वारा विधि का निर्माण यहाँ पर किया जा सकता है। ठीक। अनुच्छेद 16(4) की बात करें वहीं तो 16(4) के अंतर्गत नागरिकों के लिए किन्हीं पिछड़े वर्गों को राज्य के अंतर्गत नियुक्ति और रोजगार में आरक्षण प्रदान किया जाएगा। अब देखो, जो आप आरक्षण की बात करते हो ना, वो आरक्षण की बात जो है 16(4) में कही गई है, 16(4) में। ठीक। अब इसमें कुछ शर्तें हैं, किसे किसे आरक्षण मिलेगा? वो वर्ग पिछड़ा होना चाहिए, पिछड़ा वर्ग होना चाहिए, और राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधि प्राप्त न होने पर, मतलब जैसे वैकेंसीज आती हैं और वहाँ पर वो उस कैटेगरी के प्रतिनिधि पूरे ना हो, ना मिल पाए, तो उन्हें आरक्षण दिया जाता है। ठीक। अब SC ST की वरिष्ठता उनकी नियुक्ति तिथि से नहीं बल्कि उनकी पदोन्नति से तिथि से जोड़ी जाएगी। अब उनकी जो वरिष्ठता है, मतलब उनको बुजुर्गपन जो है, वो किस चीज से जोड़ा जाता है? पदोन्नति तिथि से। कब उनके पद की उन्नति होती है? नियुक्ति तिथि से नहीं जोड़ा जाता। ठीक। अभी हम आर्टिकल 16(4) में ही चल रहे हैं, और वहीं पर एक 85वां संशोधन होता है सन 2002 में, और इसके अंतर्गत 16(4)A जोड़ा जाता है। 16(4)A में क्या बात कही गई है? इसमें सीधा सीधा कह दिया गया है कि आरक्षण को जो है, जो अभी तक हमारा पदोन्नति तिथि से नहीं जोड़ा जाता था, पदोन्नति तिथि से जोड़ा जाता था, अब यहाँ पर नियुक्ति तिथि से जोड़ा जाएगा। जो SC ST की वरिष्ठता है वो पदोन्नति में नहीं बल्कि नियुक्ति से जोड़ा जाएगा। ठीक। नियुक्ति के समय उन्हें आरक्षण मिलेगा, पदोन्नति के समय नहीं मिलेगा। ये बात कही गई है, सीधी सीधी भाषा में समझे तो। उसके बाद आर्टिकल 16B 81वां संविधान संशोधन होता है सन 2000 में। ठीक। यहाँ पर जो खाली वैकेंसीज होती हैं, कोई भी वैकेंसी है उसमें जो पद खाली रह जाते हैं उन्हें कहते हैं हम बैकलॉग भर्ती। ठीक। क्या कहते हैं? बैकलॉग भर्ती। अब इसमें पहले 50% का आरक्षण था, 50% ही मिलती थी आरक्षण वालों को। अब यहाँ पर क्या कर दिया गया कि बैकलॉग भर्तियों को 100% पिछड़ा वर्ग के लिए कर दिया गया। कितनी? 100% पिछड़ा वर्ग के लिए। पिछड़ा वर्ग में कौन कौन आते हैं? OBC, SC ST, OBC SC ST, इनके लिए निर्धारित किया गया। बाकी में 50% आरक्षण होता है, लेकिन यहाँ पर 100% कर दिया गया। आगे देखते हैं। अब पिछड़ा वर्ग कौन है, इसका पता लगाने के लिए कुछ समितियां बैठी थी, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया भी था। दोबारा देख लेते हैं एक बार। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेकर की अध्यक्षता में, इनकी सिफारिश को राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया जब काका कालेकर की समिति बैठी थी। ठीक। 1979 में दूसरा आयोग बैठा BP मंडल की अध्यक्षता को पिछड़ापन आधार माना गया और नौकरियों में कितना आरक्षण दिया गया? 27%। किसे? पिछड़ा वर्ग को। पिछड़ा वर्ग को कितना?
27% दिया गया। ठीक, लेकिन लोग फिर भी सहमत नहीं थे। 27% आरक्षण की व्यवस्था को 1990 में वीपी सिंह की सरकार द्वारा लागू कर दिया गया। कब लागू कर दिया गया? 1990 में। किसके द्वारा? वीपी सिंह के द्वारा। ठीक, और 1991 में पीबी नरसिम्हा राव के द्वारा जो है आर्थिक रूप से कमजोरों के लिए 10% आरक्षण देने की कोशिश की गई। कितने? 10%। और इसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? खारिज कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद एक मामला आता हमारा इंदिरा साहनी मामला। कब? 1992 में। ठीक, इसे मंडल केस के नाम से भी जानते हैं। ठीक, और इसमें इंदिरा साहनी मामला क्या था कि वो स्कूल में एडमिशन लेने के लिए गई और स्कूल में कॉलेज वालों ने क्या कह दिया कि सीटें फुल हो गई हैं। सीटें क्या हो गई हैं? फुल हो गई हैं। और वहीं पर क्यों? क्योंकि जो सीटें एक्स्ट्रा बची थी वो आरक्षण वाली बची थी। तो वहाँ पर ये मामला होता है और इस मामले में उच्चतम न्यायालय अपना फैसला देता है। क्या फैसला देता है? आरक्षण की समान व्यवस्था समानता की विरोधी नहीं है। आरक्षण का आधार जाति को बनाया जा सकता है। क्रीमी लेयर को आरक्षण का अधिकार लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% निर्धारित कर दी। पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं होगा। मतलब पदों की जब उन्नति होती है, आपका प्रमोशन होता है, उसमें आरक्षण लागू नहीं होगा। बैकलॉग का कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। मतलब जो बची हुई वैकेंसियाँ होती हैं उनका कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। उन्हें मतलब कैरी फॉरवर्ड कहते हैं नए विज्ञापन में जोड़ना। नए विज्ञापन में नहीं जोड़ा जाएगा, उन्हें अलग से ही भर्ती किया जाएगा। ठीक, आरक्षण की व्यवस्था का न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। ठीक है, जो आपकी आरक्षण की व्यवस्था है उसे जो है न्यायालय में दोबारा से जांचा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक, अब 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 के द्वारा 16(4) कै जोड़ा गया। ठीक, अब 16(4) कै में क्या करा गया? 16(4) कै में SC/ST को पदोन्नति में आरक्षण दे दिया गया। किसमें? पदों की उन्नति में आरक्षण दे दिया गया। और 85वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा SC/ST के लिए जो पदोन्नति का आरक्षण था, ठीक, उसे दे दिया गया। ठीक है, अब उसके बाद एक केस आता हमारा M नागराज बनाम भारत संघ 2006। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति आरक्षण में कुछ शर्तें लागू कर दी। क्या क्या शर्तें थी? पिछड़ेपन के प्राथमिक आंकड़े पेश करने होंगे, अपर्याप्त प्रतिनिधि होने चाहिए। ठीक, और प्रशासनिक कुशलता पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये भी हमारा 16(4) में है, आर्टिकल 16 के 4 में। ठीक, ये कब दिया गया? 15 जनवरी 2019 को 124वां संविधान संशोधन विधेयक था। ये 124 का विधेयक था, लेकिन संविधान संशोधन की बात करें तो 103वां था। देखिए दोनों क्वेश्चन अपने में अलग अलग हैं कि EWS को आरक्षण किस विधेयक के द्वारा दिया गया, तो 124वें, लेकिन वही बात की जाए कि संशोधन के द्वारा दिया गया तो 103वें। ठीक, कितना आरक्षण? 10%। ठीक, और इसके लिए किसे किस में संशोधन किया गया? आर्टिकल 15 और 16 में संशोधन करके एक नया खंड जोड़ा गया था। कौन कौन सा? 15 में 6A जोड़ा गया था। ठीक, और 15 में 6B और 16 में 6 जोड़ा गया था। ठीक, अनुच्छेद 4 में वर्णित वर्गों में अलग आर्थिक रूप से
कमजोर वर्गों के लिए नियुक्तियों या पदों में अधिकतम 10% आरक्षण दिया गया, लेकिन इसकी कुछ शर्तें थी। वो शर्तें क्या थी? जैसे जमीन को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, इस तरीके की शर्तें थी। उन शर्तों के बारे में आप देख लेना, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, अब 10% आरक्षण के साथ जो है ST, SC, OBC में कुल आरक्षण कितना? 49.5% आरक्षण से अलग होगा। 49.5% से अलग होगा। मतलब जो SC, ST और OBC का जो आरक्षण है कितना? 49.5%। इससे अलग होगा EWS का आरक्षण कितना? 10%, जो 50% बचा है उसमें से। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी हमने क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर की बात की। ठीक, तो क्रीमी लेयर क्या होता है, नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है और CS क्या होता है, परिणामी ज्येष्ठता क्या होता है। ठीक, उसके बारे में आप यहाँ से जान सकते हैं। ठीक, इसे आप PDF के माध्यम से पढ़ लेना, लेकिन मैं अगर नॉर्मली बात बताऊं तो बैकलॉग, क्रीमी लेयर और ज्येष्ठता क्या होता है? बैकलॉग तो वो होता है जो वैकेंसी खाली रह जाती हैं उन्हें दोबारा से भरा जाता है। ठीक, और परिणामी ज्येष्ठता क्या होता है? परिणामी ज्येष्ठता होता है पदोन्नति में कोई आरक्षण दिया जाता है, उसके वरिष्ठता के आधार पर स्थायी हो जाता है वो, तो ये जो है परिणामी ज्येष्ठता होती है। अगर इसे आसान भाषा में मैं आपको बताऊं CS को, परिणामी ज्येष्ठता को, तो जैसे आप कोई एक वैकेंसी है और 2 लोग सिलेक्ट हुए, बराबर उनके नंबर हैं, डेट ऑफ बर्थ सेम है, सब कुछ सेम है, तब क्या किया जाएगा? उसकी वरिष्ठता के अकॉर्डिंग, एजुकेशन सेम है लेकिन डेट ऑफ बर्थ अलग है, तो वरिष्ठता के अकॉर्डिंग जो उसे जॉब मिल जाएगी। जो बड़ा होगा उसे जॉब मिल जाएगी, या जिसकी डिग्री बड़ी होगी उसे मिल जाएगी। अब क्रीमी लेयर की बात करें तो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर कौन होता है? क्रीमी लेयर वो व्यक्ति होता है जिसके पास 2017 में ये मापदंड था हमारा 6 लाख का। ठीक, लेकिन 2017 में इसे बढ़ाकर 8 लाख कर दिया कि जिसकी इनकम वो नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है आर्टिकल 17, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत कह सकते हैं इसे हम। ठीक, छुआछूत का अंत। तो अस्पृश्यता का अधिनियम था एक 1955। ठीक, उसमें छुआछूत के लिए दंडनीय अपराध दिए गए हैं और इसका नाम बदल दिया गया। ठीक, और इसका नाम क्या रख दिया गया? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1977। ठीक, अब 30 जनवरी 1990 को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 अस्तित्व में आया था। ठीक है, जो SC ST के लिए स्पेशली बनाया गया। उसके बाद आर्टिकल 18 है। 18 में है उपाधियों का अंत। अब इसमें कई भाग दिए गए हैं। पहले भाग में क्या? आर्टिकल 18(1) में राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं कराएगा। मतलब राज्य जो है सेना और विद्या से रिलेटेड, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड जो सम्मान है वही प्रोवाइड करा सकता है, अन्य नहीं। भारतीय नागरिक विदेश से कोई उपाधि नहीं लेंगे, अगर लेते हैं तो उसके लिए भारत सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। आर्टिकल 18(2) में कहा गया है। आर्टिकल 18(3) में कहा गया है कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य का लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण किए हुए है, तो विदेशी राज्य से उपाधि धारण कर सकता है राष्ट्रपति की सहमति से। ठीक, आर्टिकल 18(4) में देखें, भारतीय हो या विदेशी हो, भारत में लाभ का पद धारण करता है तो विदेशी राज्य से उपहार, भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं
कर सकता। ठीक है। 1954 में स्थापित पद्म भूषण और पद्म विभूषण एवं पद्म श्री को एससी के नियमानुसार पुरस्कार माना गया है, न कि उपाधि। ठीक है, इन्हें आप देख लेना। आगे चलते हैं। आगे हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22 तक। तो आर्टिकल 19 में वर्णित निम्नलिखित मूल अधिकारों को केंद्र बिंदु है, ये एक केंद्र बिंदु है और इसमें 6 प्रकार के विशिष्ट अधिकार शामिल हैं। कौन कौन से? बोलने की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब इसमें किस किस प्रकार की स्वतंत्रता है जो सर्वोच्च न्यायालय ने शामिल किया है? जिन्हें अपने या किसी अन्य विचारों को प्रेषित करने का अधिकार है, प्रेस की स्वतंत्रता है, व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता है, फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार है और प्रसारित करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक, शांति बनाने का अधिकार, आयोजित बंद विरुद्धता का अधिकार। ठीक, इस तरीके के ये बहुत सारे अधिकार हैं, आप देख लेना। 19(2) में है युक्ति युक्त निर्बंध। युक्ति युक्त निर्बंध मतलब कोई भी ऐसा कार्य है जिससे देश की अखंडता पर विरुद्ध में बोल रहा है कोई, तो उस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। ठीक, डाल दी थी और उस पर किसी लड़की ने लाइक और कमेंट कर दिया तो उन दोनों को ही जेल में डलवा दिया। उसके बाद अभी आजम खान जो रामपुर के सांसद है, उनके बारे में भी ऐसा केस हुआ था, तो न्यायालय ने साफ कह दिया कि ये कोई अपमानजनक बात नहीं है, किसी के प्रति भी कोई भी कुछ कह सकता है। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ पर 19(2) में दिया गया है। ठीक, 19(1)(b) में शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। आप कहीं भी सम्मेलन कर सकते हैं शांतिपूर्ण से, बिना हथियार के। ठीक, युक्ति युक्त निर्बंध, मैंने अभी आपको बताया, एकता और अखंडता बनाए रखना, लोक व्यवस्था बनाए रखना। ठीक, 19(1)(c) में दिया गया है समूह एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता। आप कितने भी समूह बनाओ, कितने भी संघ बनाओ, ठीक, कोई आपको नहीं रोक सकता। और 97 संविधान संशोधन के बाद सहकारी समितियों के निर्माण की भी स्वतंत्रता दे दी गई। ठीक, आप सरकारी समिति भी बना सकते हैं। सदाचार, लोक व्यवस्था, संप्रभुता और अखंडता से आप रह सकते हैं। ठीक, भारत के समूचे भूभाग के आवागमन का अधिकार, आप कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। 19(1)(d) में दिया गया है ये। ठीक, 19(5) में युक्ति युक्त निर्बंध वही बात है। ठीक, और कहीं पर भी आप निवास कर सकते हैं, 19(1)(e) में दिया गया है। ठीक, 19(6) में दिया गया है आदिवासियों के क्षेत्र में बसने पर प्रतिबंध। देखिए, ये एक विशेष बात है। क्यों? क्योंकि आदिवासियों में पता लगा आप बसने के लिए गए और आपको आदिवासियों ने कच्चा खा लिया, इसीलिए आदिवासियों के क्षेत्र में बसने पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके बाद 19(1)(f) में संपत्ति का अधिकार था, उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 300(क) में रख दिया गया है। ठीक, और क्या विधिक अधिकार बना दिया गया। 19(1)(g) में व्यवसाय, आजीविका, वृत्ति का अधिकार दिया गया है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे है आर्टिकल 20। तो आर्टिकल 20 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण प्रदान करना तथा इसके अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रता वर्णित है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय लागू किसी विधि का उल्लंघन नहीं किया हो। कोई भी व्यक्ति है वो अपना दोष आप सिद्ध कर सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि हमें क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, क्यों क्या किया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति जब तक अपराधी घोषित नहीं होगा, जब तक कि कानून के द्वारा उसे अपराधी घोषित नहीं कर दिया जा सकता।
ठीक। और किसी भी एक अपराध की एक बार ही सजा मिलेगी, बार बार सजा नहीं मिलेगी, ठीक। उसके बाद व्यक्ति को अपने विरुद्ध प्रमाण देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इसी अनुच्छेद के आधार पर नार्को टेस्ट पर रोक लगा दी। पहले क्या होता था, नार्को टेस्ट करा लेते थे, नार्को टेस्ट पर रोक लगा दी और किसी भी व्यक्ति को जो है बाध्य नहीं किया जा सकता, ठीक। उसके बाद आर्टिकल 21 में है प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता का अधिकार। क्या? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। 21 में बात करें तो 35 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो इसमें शामिल हैं। 35 तरह की स्वतंत्रताएं हैं इसमें। जीने की स्वतंत्रता, मरने की स्वतंत्रता, शादी करने की स्वतंत्रता, कहीं भी बस, बहुत सारी स्वतंत्रताएं हैं। आर्टिकल 21 में 35 ऐसे आधार हैं जिनकी स्वतंत्रताएं दी गई हैं, ठीक। और आर्टिकल 21A में शिक्षा का अधिकार है जो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। अब इसमें क्या कहा गया है, इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, ये बात कही गई है। 1 अप्रैल 2010 में इसे लागू कर दिया गया, ठीक। इस अधिकार में नेबरहुड स्कूल की उपाधि, स्कूल की अवधारणा दी गई थी। नेबरहुड स्कूल की अवधारणा दी गई थी। और क्या क्या प्रावधान किया गया कि कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल होगा और 6 से 8 तक के बच्चों के लिए 3 किलोमीटर के अंदर स्कूल होगा, ठीक। और निजी स्कूलों में BPL कार्ड धारक जो बच्चे होते हैं, गरीब बच्चे, उनके लिए 25% सीटें आरक्षित होंगी। नेक्स्ट आर्टिकल 22 गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण प्रदान करता है। गिरफ्तारी और निरोध पर संरक्षण प्रदान करता है आर्टिकल 22, ठीक। इसके अंतर्गत भी 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं कि कोई भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया गया है तो 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना होगा, ठीक। अगर किसी कारणवश 24 घंटे से अधिक समय लगता है या अवकाश होता है तब जो है अधिकारियों को सूचित किया जाता है, वहाँ से जो है परमिशन ली जाती है। लेकिन इस 24 घंटे में आने जाने का समय नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय उसे गिरफ्तारी का कारण बताना अनिवार्य है, ठीक। अगर आपको कोई भी गिरफ्तार करने आता है तो आप जो है उसका कारण पूछ सकते हो कि क्यों मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है, ठीक। और गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को अपने वकील से परामर्श करने का अधिकार है, ठीक। नेक्स्ट, अब निवारक निरोध क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। निवारक निरोध कानून का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 4 से 7 में दिया गया। किसमें? खंड 4 में 4 से लेकर 7 तक दिया गया है। और इसमें किस तरीके से हम अपने क्या क्या कानून की विधियां हैं उसके बारे में बताया गया है। चाहे भले ही कोई संदिग्ध व्यक्ति हो, उसे जब तक कोर्ट अपराधी घोषित नहीं कर देता जब तक आप उसे अपराधी नहीं कह सकते, ठीक, जब तक कि उसका अपराध सिद्ध ना हो जाता हो, ठीक। विदेशी शत्रु निवारक निरोध कानून के तहत बंदी बनाए गए व्यक्तियों पर अनुच्छेद 22 की 3 व्यवस्थाएं लागू होती हैं, ठीक, लागू नहीं होती। कौन कौन सी? किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है तब सरकार ऐसे व्यक्ति को 3 महीने तक ही कारावास में रख सकती है। 3 महीने से ज़्यादा कारावास में नहीं रख सकती, ठीक। अगर रखना है तो न्यायालय से परमिशन लेनी होगी, ठीक। अब निवारक निरोध अधिनियम की बात करें तो ये 1950 में आया था। कब? 26 फरवरी 1950 को, ठीक। और 31 दिसंबर 1971 जो बेकसूर लोग थे वो जो कसूरवार थे वो बच जा रहे थे, जो बेकसूर थे वो फंस जा रहे थे। उसके बाद दूसरा
सुरक्षा अधिनियम आया मीसा 1971 में। ठीक, इसे 1971 में पारित किया गया और 1979 में इसे समाप्त कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब इस मीसा की मैं आपको बात बताऊं, ये मीसा जो है, ये मीसा वही है जिसके तहत लालू प्रसाद यादव जेल में गए थे घोटाले में। ठीक, मीसा जो है ये वही है जिसके तहत कौन, लालू प्रसाद यादव जेल में गए थे। और लालू प्रसाद यादव जब जेल में गए थे तो उन्होंने इस एक्ट के तहत गए थे, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी का नाम भी मीसा रख दिया, जिससे उन्हें याद रहे जिंदगी भर। ठीक, उसके बाद विदेशी मुद्रा का संरक्षण और तस्करी अधिनियम 1974 आया। ठीक, इसे 1974 में पारित किया गया और इसमें नज़रबंदी की अवधि थी 1 वर्ष और 13 जुलाई 1984 को अध्यादेश के द्वारा इस अवधि, नज़रबंदी की अवधि को 1 वर्ष से बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया गया। ठीक, उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून आता है रसूखा 1980 में, जो अब देखिए ये लाइन यहाँ पर जो है गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर अब एक हमारा भारत का राज्य बन चुका है, केंद्र यूटी बन चुका है, इसलिए यहाँ पर ये पहले कहा गया था जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में लागू होगा, लेकिन अब ये जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा रसूखा। ठीक, उसके बाद आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियों निरोध कानून, मतलब टाडा आता है, टाडा। ठीक, टाडा क्या होता है? टाडा के व्यवस्था की गई थी, लेकिन ये कानून इतना प्रभावी नहीं हुआ, तो ये ज़्यादा कठोर था, इसलिए इसे 23 मई 1995 को समाप्त कर दिया। ठीक, आगे देखते हैं। उसके बाद आता है पोटा। पोटा को भी समाप्त कर दिया गया। पोटा टाडा का ही एक रूप था जिसे 25 अक्टूबर 2001 को लाया गया। ठीक, और 23 आतंकवादी गुटों का प्रतिबंध किया गया था इसमें। ठीक है, लेकिन इसे 3 महीने बाद ही जो है 21 अक्टूबर 2004 को, इसमें 3 महीने की गिरफ्तारी हो सकती थी और इसे 21 अक्टूबर 2004 को समाप्त कर दिया। ठीक, उसके बाद आता है गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 2004। ये 1967 में बनाया गया था और 2004 में पोटा को समाप्त करने के बाद ये 21 सितंबर 2004 को लागू होता है। इसमें राष्ट्र विरोधी कामों को शामिल करने के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट अधिकार आता हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम टू रिलीजन। ठीक, आर्टिकल 25 से 28 तक। अब आर्टिकल 25 के तहत हम अपने धर्म को आबाद रूप से मान सकते हैं, किसी भी धर्म को हम मान सकते हैं, किसी भी धर्म कहीं भी पूजा कर सकते हैं, कहीं भी हम अपना स्थान बना सकते हैं। ठीक, और लेकिन इसमें एक व्यवस्था दी गई है आर्टिकल 25 में कि सिखों को कृपाण धारण करने की 5 तरह की पंच केस, कृपाण, पग, कड़ा, ठीक, ये चीज़ें जो है इन्हें धारण करने से रोकथाम नहीं है। ठीक, आर्टिकल 26 में देखें, आर्टिकल 26 में हम कहीं भी अपने धर्म के लिए संस्था स्थापित कर सकते हैं, पोषण कर सकते हैं और संपत्ति का भी अर्जन कर सकते हैं। ठीक, आर्टिकल 27 में धार्मिक बेखर्च के लिए निश्चित धन पर अदायगी छूट, मतलब टैक्स की छूट है, आप कितना भी खर्च कर सकते हैं। आर्टिकल 28 में धार्मिक शिक्षा के बारे में और उपासना के बारे में कहा गया है। 28A में कहा गया है कि राज्य द्वारा स्थापित किसी भी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक, वहीं 28B में कहा गया है शिक्षा संस्थान या ट्रस्ट द्वारा स्थापित किया जाता है तो उस पर आर्टिकल 28A लागू नहीं होगा। वहीं 28C में कहा गया है कि मान्यता या सहायता प्राप्त
शिक्षण संस्थानों में किसी को धार्मिक उपासना के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अब मैं इसके देखो आपको आसान भाषा में बताऊं तो आर्टिकल 26 के तहत हमने धार्मिक संस्थान स्थापित कर ली। आर्टिकल 27 के तहत हमने उनके खर्चे देख लिए, टैक्स से बचा दिया उन्हें। ठीक, आर्टिकल 28 में धार्मिक शिक्षा की बात की गई है, धार्मिक शिक्षा की बात की गई है। ठीक, अब धार्मिक शिक्षा 3 तरह के स्कूल होते हैं हमारे। कौन कौन से? एक तो जो राज्य से फंडिंग की जाती है, एक निजी, ठीक, और एक होते हैं एक गवर्नमेंट स्कूल हो गए, एक निजी स्कूल हो गए, और एक होते हैं हमारे मान्यता प्राप्त। तो देखो आर्टिकल 28A में साफ कह दिया गया है कि किसी भी स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक, 28 में तो कह दिया कि धार्मिक शिक्षा आप दे सकते हैं, वहीं 28A में कह दिया कि किसी भी राज्य संचालित स्कूल में, राज्य द्वारा स्थापित स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। उसके बाद निजी स्कूल में जो है आर्टिकल 1 की जो बात है 28A की, वो लागू नहीं होती। जो निजी स्कूल है वहाँ पर आप धार्मिक शिक्षा दे सकते हो, जैसे जगह जगह पर ट्रस्ट खोल लिए जाते हैं किसी धर्म को लेकर धार्मिक शिक्षा के लिए, वो निजी स्कूल कहलाते हैं। ठीक, तो वहाँ पर आप किसी भी प्रकार से रोकथाम नहीं है। वहीं मान्यता प्राप्त जो स्कूल होंगे जिन्हें राज्य के द्वारा फंडिंग की जाती है, वहाँ पर धार्मिक शिक्षा आप दे सकते हैं, उपासना करा सकते हैं, लेकिन आप किसी को भी बाध्य नहीं कर सकते कि आपको ये करना ही है। मतलब सीधी सी बात है, आप अगर मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपको मान्यता प्राप्त स्कूल ये नहीं कह सकता कि आप प्रेयर में शामिल ही हो, आपकी मर्जी है शामिल होना या ना होना। ठीक, नेक्स्ट, संस्कृति एवं शिक्षा का संबंधी अधिकार 29 से 30 तक दिया गया है। यह मूल अधिकारों केवल अल्पसंख्यक वर्गों को प्राप्त होता है। किसे? अल्पसंख्यक वर्गों को, मतलब पिछड़ा वर्ग के जो लोग होते हैं उन्हें प्राप्त होता है। लेकिन अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो वहां पर अल्पसंख्यक शब्द कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक, 29A में बात करें तो 29A में अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को इन्हें सुरक्षित रखने का अधिकार है। ठीक, 29B के अनुसार केवल भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति के आधार पर किसी भी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा अल्पसंख्यक वर्गों को। ठीक, अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थान और प्रशासन का भी अधिकार दिया गया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट अधिकार था संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 31 में, जिसे हटा दिया गया है जिसे हटा दिया गया है। अब वह कहाँ पहुँच गया है? 300A में। ठीक, जो एक विधिक अधिकार बन गया है। उसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 जो है इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। ठीक, क्यों कहा है? क्योंकि ये हमारे सभी अधिकारों का संरक्षण करता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के माध्यम से हम शरण ले सकते हैं इसमें। ठीक, किसके तहत? सर्वोच्च न्यायालय में आर्टिकल 32 के तहत और उच्च न्यायालय में आर्टिकल 226 के तहत हम 5 तरह की रिट जारी करवा सकते हैं। एक होती है हमारी बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होती है? सर्वोच्च न्यायालय उस व्यक्ति की प्रार्थना पर कार्यपालिका को जारी करता है जो उस समय व्यक्ति को यह लगता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। ठीक, या इस आदेश के तहत बंदी को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने पर
निर्देश दिया जाता है। मान लो आपको इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया कि आपको मान लो पुलिस ने पकड़ लिया, ठीक, और 24 घंटे का टाइम होता है और आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश ही नहीं कर रहे, ठीक, तब आप या आपके कोई साथ का बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करा सकते हैं। और इसके तहत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, मजिस्ट्रेट को, जो पुलिस है उसे, पुलिस प्रशासन को आदेश देगा कि मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश किया जाए, ठीक। उसके बाद आता है परमादेश। परमादेश में का जो प्रयोग करते हैं हम, ये संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करती है, ठीक। ये आदेश देने के लिए होता है किसी भी अधिकारी को। मान लीजिए आप एक अधिकारी हैं, आप एक छोटे अधिकारी हैं और आपका बड़ा अधिकारी आपसे कुछ गलत करा रहा है, तब आप हाई कोर्ट से उसे आदेश दिला सकते हैं, परमादेश दिला सकते हैं कि आप ऐसा ना करें। इस तरीके से आदेश दिला सकते हैं, ठीक। फिर प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख क्या होता है कि किसी भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा, निचली अदालतें जो होती हैं या अर्ध न्यायिक जो होती हैं, ठीक, उस पर कोई मुकदमा चल रहा है, ठीक, लेकिन वो सर्वोच्च न्यायालय का है और नीचे वाली सरकार जो न्यायालय है हमारा, अर्ध न्यायालय या निचले न्यायालय, उन्होंने किसी तरीके से उसमें जो है आदेश सुना दिया, ठीक, या वहाँ की आपको जो है न्यायाधीश की कुछ संदेह हुआ या कुछ हुआ, तो वो प्रतिषेध लेख जारी कर सकता है। फिर करने वाले निकायों के विरुद्ध जारी की जाती है, ठीक है। उसके बाद अधिकार प्रक्षा लेख। अधिकार प्रक्षा लेख क्या होता है, मान लीजिए कोई केस ऐसा था जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाने वाला था, लेकिन उसे निचली सरकार ने या किसी पदाधिकारी ने गैर कानूनी ढंग से सुलटा दिया, ठीक, तो उस पे जो आप अधिकार प्रक्षा रिट जारी करा सकते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन की बात करें, ठीक, तो मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति आपातकाल में कर सकता है, ठीक। आपातकाल में कर सकता है। अब आपातकाल की घोषणा केवल अनुच्छेद 359 के तहत जब होती है, तब मूल अधिकारों जो है स्वयं ही खत्म हो जाते हैं। कौन कौन से? 359 कब होगा? जब सशस्त्र विद्रोह हो, राज्य आपातकाल हो या वित्तीय आपातकाल हो, तब क्या होगा, हमारे मूल अधिकार स्वयं ही निलंबित हो जाते हैं। लेकिन 359 के साथ साथ 358 को भी अगर लागू कर दिया जाए तो आर्टिकल 19 भी निलंबित हो जाता है, ठीक। आर्टिकल 19 वैसे निलंबित नहीं होता, लेकिन 359 के साथ 358 भी अगर हम लागू कर दें तो आर्टिकल 19 भी स्वयं निलंबित हो जाता है, ठीक। अब राष्ट्रपति चाहे तो आदेश जारी करके मूल अधिकारों को भी निलंबित कर सकता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं होते। ये किस आर्टिकल के, किस संविधान संशोधन के तहत व्यवस्था की गई? अनुच्छेद 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। क्यों? क्योंकि 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी उस समय, उन्होंने बहुत सारे जो है फायदे उठाए मूल अधिकारों को निलंबित करके, ठीक। तो इसलिए आर्टिकल 21 और 20 को निलंबित ना करने की व्यवस्था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा की गई, ठीक। अब आर्टिकल 33 में देखते हैं। आर्टिकल 33 में सैन्य बल, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने की बात कही गई है कि सैन्य लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, इंटेलिजेंस पर काम करने के लिए संसद कानून बनाकर उसमें कमी कर सकती है। मतलब जितना कम लोग, आम नागरिक अपने मौलिक अधिकारों से लाभान्वित होंगे, उतना हमारे सैन्य पुलिस बल, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले लोग नहीं। यह बात उल्लेख है, ठीक। किसमें? आर्टिकल 33 में। मतलब
जितना कि हम मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति के द्वारा लगाए गए आपातकाल को लागू करने पर अपने मूल अधिकारों से लाभान्वित होते हैं, उतना ही जो है अगर सैन्य पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर जारी कर दिया जाता है तब उतने लोग जो लाभान्वित नहीं होंगे। ठीक। आर्टिकल 34 में कोर्ट मार्शल की बात की गई है कि कोर्ट मार्शल हो जाए तो मौलिक अधिकार किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचता, संसद को कानून बनाकर क्षति की पूर्ति कर सकता है। ठीक है। आर्टिकल 34 में। आर्टिकल 35 में कहा गया है सारे मौलिक अधिकार कोर्ट मार्शल याद कर सकते हैं आप। आर्टिकल 33 में क्या, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर याद कर सकते हैं। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर का मतलब है धारा 144 लगना। ठीक है। ये चीज आप देख सकते हैं। ठीक। अब मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपात में क्या अंतर होता है, इसे हम देखते हैं। मार्शल लॉ क्या होता है? ठीक। अब मार्शल लॉ की बात करें तो मार्शल लॉ सिर्फ मूल अधिकारों को प्रभावित करता है, लेकिन वहीं राष्ट्रीय आपात की बात करें तो मूल अधिकारों को तो प्रभावित करता ही है, उसके बाद केंद्र राज्य संबंधों को भी प्रभावित करता है ये। ठीक। और इसमें संसद की शक्तियां बढ़ जाती हैं। ठीक। मार्शल लॉ में सरकार साधारण कानूनी न्यायालय को निलंबित कर सकती है, लेकिन आपातकाल में सरकारी और कानूनी न्यायालय जारी रहते हैं। ठीक। अब मार्शल लॉ में कानून एवं व्यवस्था के भंग होने पर दोबारा निर्धारित कर सकता है, लेकिन यह सिर्फ 3 आधारों पर ही लागू हो सकता है। राष्ट्रीय आपात, युद्ध हो या बाहरी आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह हो। ठीक। अब मार्शल लॉ देश के किसी विशेष क्षेत्र में लागू हो सकता है और इसे जो है देश के किसी भी हिस्से में लागू किया जा सकता है, राष्ट्रीय आपात को। ठीक। उसके बाद मार्शल लॉ के लिए संविधान में कोई विशेषता नहीं दी गई है, जबकि राष्ट्रीय आपात के लिए विशेषता दी गई है। ठीक है। अब मूल अधिकारों के बाहर भी कुछ हमें प्राप्त होता है, जैसे विधि के आधार हैं। ठीक। और किस तरीके से विधि के प्रत्यधिकार को बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, आर्टिकल 13 और अनुच्छेद 300 के संबंधित है। ठीक। तो इन्हें आप देख लेना। ठीक है। अब मूल अधिकारों की आलोचना की बात करें तो इनकी आलोचना भी की गई है, जैसे व्यापक सीमाएं हैं इसकी। ठीक। कोई सामाजिक और आर्थिक आधार नहीं है। ठीक। स्पष्टता का अभाव है। स्पष्टता का अभाव तो है क्योंकि वही बात स्टार्टिंग में मना की गई है और वही बात उसके खंड जोड़कर उसमें लागू किया गया है। स्थायित्व का अभाव है। ठीक। महंगा उपचार है, निवारक विरोध है, प्रतिमान दर्शन नहीं है, आपातकाल के दौरान स्थगन हो जाते हैं। ठीक। ये बहुत सारी आलोचनाएं हैं। इन आलोचनाओं के बारे में आप डिटेल से आप पढ़ सकते हैं बुक से। ठीक। थैंक्स फॉर वाचिंग। आज की वीडियो में आपका चैप्टर नंबर 7 समाप्त होता है, जो था हमारा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। जुड़े रहें हमारे चैनल लाइफ सक्सेस के साथ। हमारी अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना कभी ना भूलें। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेसन में एक नई शुरुआत के साथ। धन्यवाद।